गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम मुकेश सुतार है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एवरेज की प्रीवियस ईयर की क्लास। यानी आज हम एवरेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारे पिछले एग्जाम्स जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, डी ग्रुप और एसएससी जीडी आदि एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। आज हम उन क्वेश्चनों को करेंगे और देखेंगे हमारी तैयारी किस लेवल पे है, हमने चैप्टर को कितना पढ़ा, प्रैक्टिस कैसी की, हमने क्वेश्चन लगाए या नहीं लगाए। उस बेस पे आपको अपनी तैयारी को जज करना है। ठीक है, तो आज मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। तो मैंने आपको पढ़ाया है एवरेज में कि प्रथम n धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। आपको जानते हैं कि धन पूर्णांक कौन सा होता है, इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर एक ऐसा नंबर है जो जब इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है रेखा पर, नंबर लाइन पे, तब वो जीरो के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि एक्चुअली में धन पूर्णांक ही एक नेचुरल नंबर है। तो मैंने एवरेज में आपको पढ़ाया हुआ है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र क्या होता है, योग क्या होता है, n इंटू n+1/2, और उनका औसत कितना होता है n+1/2। यहाँ पे क्या बचा, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा n इंटू, सॉरी एक मिनट, पहला क्वेश्चन हो जाएगा n इंटू n+1/, पहला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम n धन पूर्णांकों का औसत कितना होता है n+1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें 100 वैल्यू दे रही है, 100 + 1/, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा 50.5। ठीक है, आंसर आ गया आपका 50.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको पढ़ना है, एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो आप, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी व डी चार क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है, बी व डी का गुणनफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी व डी चार क्रमागत विषम संख्या है, तो उनका जिनका औसत 42 है। अब इनका औसत कितना है 42 है। तो हमें पूछा क्या, बी व डी का गुणनफल ज्ञात करो। हमने पढ़ा था कि जब एपी सीरीज का या विषम संख्या हो, जब एपी सीरीज विषम संख्या है, अगर क्रमागत विषम संख्या है तो एक एपी सीरीज बन रही है, क्योंकि यहाँ पे गैप 2 का आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक एपी सीरीज का एवरेज क्या होता है, उसका मिडिल टर्म होता है। तो यहाँ पे 4 संख्या दे चुकी है हमें, तो इनका एवरेज कैसा होगा, इन दोनों का औसत होगा। इन दोनों का मिडिल टर्म अगर 42 है, तो हमें क्या पता है कि जब विषम संख्या क्रमागत में चल रही है तो इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, 2 का गैप होगा। अगर इन दोनों का मिडिल टर्म अगर 42 है, तो मतलब इसका यही तो मतलब हुआ कि ये एक से एक ज़्यादा है, यहाँ पे ये इससे एक ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये एक ज़्यादा है मतलब ये कितना हो गया 41 हो गया, ये 43 हो गया। अगर ये 41 है, यहाँ पे 2 का गैप आता है विषम संख्या में, तो ये आ गया 39। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 45। हमें पूछा क्या है, पूछा हमें है बी व डी का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा 41 इंटू 45, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1845। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी सी डी चार क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। तो हमने क्या पढ़ा है कि एपी सीरीज में, अगर एपी सीरीज में सीरीज का औसत क्या होता है, उसका मिडिल टर्म होता है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं दे रखी है, हमें 4 संख्या है। तो हम क्या पढ़ते हैं, जब सम संख्याएं होते हैं तो उनका मिडिल टर्म कौन होता है, इसका और इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 42 है, तो अगर इन दोनों के बीच में गैप, विषम संख्या अगर क्रमागत है तो उनमें गैप कितना होता है 2 का। अगर इन दोनों के बीच गैप 2 का है और ये इनका मिडिल टर्म है, तो इसका और इसका गैप कितना हो जाएगा 1 का। अगर ये 42 है तो ये कितने हो जाएगा 41 हो जाएगा, ये कितने होगा 43, और ये कितने हो जाएगा 45। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि 100 से कम यानी पूछा है, मतलब n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा है। तो n तक की विषम संख्या का औसत हमने क्या पढ़ा है कि अंतिम विषम संख्या उसमें 1 जोड़ेंगे और उसका
2 से भाग देंगे तो अंतिम विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2। तो 100 से कम सभी विषम संख्याओं के औसत, सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना प्राप्त करते तो उसमें क्या अंतिम विषम संख्या कौन सी? 100 तो एक पॉजिटिव नंबर है, यानी नहीं इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, तो ऑड नंबर कौन सा हो गया? 99 हो जाएगा। उसमें 1 जोड़ेंगे, उसका 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 100/2 यानी 50। मतलब 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 50 होगा। ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? 13 संख्याओं का औसत अगर 68 है तो इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7वीं संख्या क्या है? 1 मिनट में आप क्वेश्चन पढ़ो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7वीं संख्या याद कीजिए। हमारे पास 13 नंबर है, यहाँ पे मान लो 6 नंबर ये हो गए, सॉरी मेरे पास 13 नंबर है, मतलब 13 संख्या है, 6 नंबर ये हो गए, ये 7वीं हो गई और ये 6 यहाँ पे हो गई। हमने माना ऐसे हमारे पास 13 नंबर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। अब 6 और एक ये 7वीं, इनका औसत कितना है? 63 है। फिर क्या कहता है? जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, मतलब अंतिम की 6 और ये और एक ये 7वीं, इनका औसत कितना है? 70 है। फिर क्या कहता है? जबकि अंतिम 7 संख्या औसत 70 है, तो 7वीं संख्या क्या है? और पहले क्या कह रखा है कि सभी 13 संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। तो 13 का औसत कितना आ रहा है? सभी का 68 आ रहा है। ठीक है, तो हमें 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो जब हमने पढ़ा था कि योग क्या होता है, जब हमें एवरेज दे रखा हो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें अगर पता हो तो हम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो 13 का योग क्या होगा? 13 का योग हो जाएगा 13 × 68, क्वेश्चन फर्स्ट। फिर इन 7 संख्याओं का योग क्या होगा? पहली 7 का योग कितना होगा? 7 × 63, क्वेश्चन 2। अंतिम 7 का योग कितना होगा? अंतिम 7 का योग ये कितना हो जाएगा? 7 × 70 की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें क्या करें? जब हम इन 7 और इन 7 को ऐड करेंगे तो हमें एक देख पाते हैं कि 7वीं संख्या 2 बार ऐड हो रही है। कैसे? जब हम इन 7 में ये 7वीं संख्या आ रही है और वापस अंतिम 7 में भी ये 7वीं संख्या आ रही है। जब अंतिम 7 और प्रथम 7 को जब हम ऐड करेंगे तो 7वीं संख्या 2 बार आएगी। तो हमने क्या किया? इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, 2 इक्वेशन को जोड़ा, उसमें से अगर हम 7वीं संख्या घटाएंगे तो हमारे पास कितनी बच जाएगी? सभी 13 संख्या बच जाएगी, यानी इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे? फिर हमने क्या जोड़ा? 7 × 63 प्लस 7 × 70 माइनस 7वीं संख्या, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे आ गई 13 × 68। तो यहाँ पे 7 कॉमन लिया तो 7 बाहर आ जाएगा और 13 और 133, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? माइनस 7वीं संख्या 13 × 68। तो ये किस क्या आ गया? 1 2 7 की 23 असल की 2 7 2 931 माइनस 7वीं इक्वल टू 13 × 73 104 13 104 4 असल की 10 13 × 73। तो 7वीं संख्या कितनी आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी 30 और 16 कितना हो गया? 33 47 यानी 47, इसका आंसर जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। बेसिक है, समझना कुछ मतलब समझने वाली बात है। बस आपको इतना समझना है कि पहली 7 संख्याओं में और अंतिम 7 संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो उसमें 7वीं संख्या 2 बार ऐड हो जाएगी। जब हम सभी संख्याओं को इक्वल करेंगे तो उसमें 7वीं संख्या हमें एक बार घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? आप पढ़ो। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि एक स्थान ए से बी तक बाइक की गति 65 किलोमीटर थी प्रति आवर थी तथा बी से ए तक की वापस आने की गति 60 किलोमीटर आवर थी, तो पूरी औसत गति। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने जब पिछली क्लास में पढ़ा था कि औसत गति हमने कैसे निकाली थी? अगर कोई स्थान ए से बी तक है,
मान लो कोई व्हीकल की जाते टाइम अगर गति x किलोमीटर प्रति आवर है और वापस आते टाइम गति अगर y किलोमीटर पर आवर है, तो एवरेज स्पीड हमने क्या निकाली थी? एवरेज स्पीड हमने निकाली थी 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये निकाली थी। मैंने इसको सॉल्व करके या प्रूव करके भी बताया था कि ये कैसे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 नंबर का, यदि एक स्थान ए से बी तक बाइक की गति 65 किलोमीटर है, तो हमें क्या दे रखा है, सॉरी, हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है 65 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, तब b से a तक वापस आने की गति 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर। फिर ज्ञात करना है तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करनी है, मतलब एवरेज स्पीड। तो क्या हो जाएगी 2 × 65 × 60 अपॉन 60 प्लस 65, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 130 × 60 अपॉन 125, 12 बार जाएगा 25, 5 बार और जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 30, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 312/5 आ जाएगा 62.4, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला कि जब हमें पता हो कि किसी व्हीकल की गति जब ए से बी तक की जाते वक्त उसकी गति अगर x किलोमीटर पर आवर है और वापस आते वक्त उसकी गति अगर y किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। मैंने इसको प्रूव करके भी बताया था। तो हमारे पास जब x की वैल्यू 65 दे रखी है, y की वैल्यू 60 दे रखी है, तो हम क्या एवरेज स्पीड निकाली हमने 62.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो आप, कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 4th दिन का औसत तापमान क्या है। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन किया था कि जब 13 संख्याओं का औसत दे रखा था, पहले 7 और अंतिम 7, ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। मैं इसको सिर्फ एक लाइन में लिखूंगा कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान, प्रथम 4 का दे रखा है तो कुल हो जाएगा 4 का, अगर प्रथम 4 का दे रखा है तो 4 का, 1 मिनट, 4 का कुल कितना हो जाएगा 40.2 डिग्री, प्लस अंतिम 4 का अगर दे रखा है तो 4 का अंतिम 4 का कुल कितना हो जाएगा 4 × 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमें पता है कि सभी का दे रखा है, तो इसमें से अगर चौथे का घटाएंगे सभी का आ जाएगा। सभी का क्या दे रखा है 40.6, यानी 7 × 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें से हमको 4th डे की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें 4 कॉमन लिया, कितना आ गया 40 और 41, 81.5 माइनस 4th डे की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे गुणा किया तो आ गई 280 और 284.2। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितनी आएगी 8 चौक 32, 320 और 5 326 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 4th डे, यहाँ पे कितनी आएगी 284.2 डिग्री सेंटीग्रेड। 4th डे का तापमान कितना आ जाएगा 326 में से 284 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 यहाँ पे बच जाएगा और 26 यहाँ पे 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या वैल्यू आ रही है 40.8, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। पिछली बार हमने जब 13 संख्याओं को किया था उसको मैंने अच्छे समझाया। तो इसमें क्या करना है, सभी पहले 4 दिनों का जोड़ लेना है, फिर हमें अंतिम 4 दिनों का जोड़ लेना है। अब इसमें क्या हो रहा है कि 4th डे 2 बार काउंट हो रहा है, उसको हटा देंगे और इसकी इक्वल वैल्यू 7 दिनों के बराबर हो जाएगी, तो 4th डे का तापमान में निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आप कीजिए, फिर मैं आपको समझ। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा के 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक क्लास है 7वें क्वेश्चन, इसमें 32 स्टूडेंट है। ठीक है,
उनकी औसत एज कितनी दे रखी है हमें? 14 वर्ष दे रखी है, 14 वर्ष। फिर क्या कहता है, तथा 26 लड़कियों की औसत एज कितनी है? 12 वर्ष। 26 लड़कियां हैं यहाँ की, इनकी एज कितनी है? 12 वर्ष। तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है सभी की? एक तो इसका मेथड ये हो जाएगा, जब हमने ज्ञात किया था कि n1 संख्या हुआ औसत a1 हो और n2 संख्या हुआ औसत a2 हो, तो उस मेथड से हम कैसे करेंगे? फर्स्ट a1 और कितनी हो जाएगी? 32 इंटू 14 प्लस 26 इंटू 12, कुल कितनी हो जाएंगे? 58। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 को 14 से गुणा करें, 14 28, 8 बल्कि 2 42, 2 44, प्लस यहाँ पे कितनी आ जाएगी? यानी 72 हासिल की 7 30 7 31 कौन 58 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 300 700 760 अपॉन 8। ठीक है, तो इसकी आंसर आ जाएगा लगभग एक बार जाएगा। फिर कितना बच्चा? ये बच गया इसमें से 8 16 2 18 180, ये 3 बार जाएगा। फिर बच्चा इसमें 13.10 वर्ष आ जाएगी। सेकेंड मेथड क्या करूँगा मैं? फर्स्ट मेथड तो ये हुआ कि हमें a1 संख्या उसकी एज औसत a2 दे रखा है, नहीं सॉरी n1 का एज औसत a1 दे रखा है और n2 का औसत a2 दे रखा है। उससे हम क्या करेंगे? a1 n1 प्लस a2 n2 अपॉन n1 प्लस n2 के एवरेज फॉर्मूले से हमने आंसर ऐसे निकाला। फिर अगर हमें सेकेंड मेथड में क्या करूँगा, अगर हमारे पास मान लो हमने सभी का औसत एज 12 ही मान ली, तो अगर हमारे पास 26 लड़कियों की तो 12 है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास 32 लड़कों की भी अगर औसत एज 12 ही होती तो हम कैसे लिखते? 32 लड़कों की औसत एज 12 प्लस 32 की एज, इसको अलग रखिए। तो अगर हमारे पास 32 लड़कों की भी औसत एज 12 ही होती तो सभी की बात 12 हो जाती, कोई दिक्कत नहीं हो जाती। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में, 32 लड़कों की औसत एज 14 है, यानी 12 से 2 ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, अगर उस दो एज की सब एवरेज एज को अन्य सभी में बांटते वापस कुल एज बना के, तो क्या होगा? अगर हमारे पास 12 ही होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन एक्चुअली में है कितनी? 14, यानी 2 अधिक है। 2 अधिक कितने लोगों की है? 32 लोगों की। 32 लोगों की 2 अधिक है, तो कुल एज सम में कितनी अधिक हो जाएगी? 64 अधिक हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस 64 को सभी को मिलाकर वापस बांट देंगे। कितने लोगों में बांटेंगे? इस 64 को हम 58 लोगों में बांट देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.1 शायद इतना आएगा। तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 1.10, 13.10। ठीक है, लॉजिक से कर लेना। जैसे क्या, अगर हम 32 लड़कों की भी औसत एज 12 ही होती तब तो कोई दिक्कत नहीं होने जाता, सबकी 12 हो जाती। लेकिन है क्या एक्चुअली में, 32 लड़कों की औसत एज 14 है, यानी 12 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। अगर एक की 2 ज़्यादा है तो सबकी मिलाकर कितनी हो जाएगी? 64 ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, सभी को एक साथ एवरेज निकाल रहे हैं, तो उस 64 को सभी में बांट देंगे बराबर से। 58 लोगों में बांटा तो कितने आई? 1.1। अभी की 12 थी, इतनी बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी? 13। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 बॉयज की एवरेज आयु कितनी है? 16 वर्ष है। फिर क्या कहता है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़की की आयु कितनी है? मानना हमने माना ए बी और सी 3 लड़के हैं, इनकी एज का रेशियो कितना है? 4:5। ठीक है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करनी है हमें, एक की आयु ज्ञात करनी है। तो 3 बॉयज़ की एवरेज आयु हमें 16 दे रखी है, तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? सब में हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता हो और एवरेज पता हो, तो कुल एज कितनी आ जाएगी? यहाँ से कुल एज आ जाएगी 16 इंटू 3 यानी 48, सभी की कुल एज आ जाएगी। लेकिन हमें रेशियो में सभी की एज क्या दे रखी है? 4 दे रखी है, 5 दे रखी है, 7 दे रखी है। तो रेशियो में कुल एज कितनी हो जाएगी? रेशियो में कुल एज हो जाएगी 7 5 12 और 4 16, यानी 16 रेशियो बने। 16 रेशियो में एज
हमारे पास कुल है, लेकिन एक्चुअली में है कुल एज कितनी 48। तो एक रेशियो में एज कितनी हो जाएगी, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक रेशियो की वैल्यू 3 आ रही है तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटे बच्चे यानी 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है, इसको 3 से गुणा करेंगे, कितनी आ जाएगी 12। मतलब छोटे सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है रे 12। समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बॉयज है जिनकी एवरेज एज 16 है, तो 3 की अगर एवरेज एज 16 है तो कुल एज कितनी आ जाएगी 48। हमें रेशियो में कितनी एज दे रखी है, 4 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो। तो रेशियो में एज कुल की एज कितनी हो जाएगी 16 रेशियो। अगर 16 रेशियो की वैल्यू 48 आ रही है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई तो हमें सबसे छोटे बच्चे यानी 4 रेशियो की वैल्यू ज्ञात करनी है। 3 से गुणा कर देंगे 12, 12 सबसे छोटे बच्चे की आयु है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आया क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत संख्या में 2 की वृद्धि होगी। तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना था। माना 11वीं पारी तक के औसत कितना है, उसका औसत x रन है। फिर उसने क्या 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 2 रन। ठीक है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, सॉरी 63 रन नहीं 63 रन बनाए। ठीक है, जिससे उसके रनों की औसत संख्या में 2 की वृद्धि होगी। अब 12वीं पारी के बाद औसत एवरेज कितना है, पहले एक्स था तो अभी क्या है एक्स प्लस हुआ है। ठीक है, तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना था। अगर बल्लेबाज ने 12वीं पारी में भी मान लो अगर 80 रन बनाए होते, उसके एवरेज में कोई वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसने वो 11वीं पारी तक 80 रन के औसत के हिसाब से बना रहा था, अगर 12वीं में भी 80 बनाए होते। लेकिन उसने क्या किया, अक्स तो बनाए बनाए है, लेकिन उसने क्या किया, अक्स से इतने रन बनाए हैं, अधिक बनाए हैं कि वो अगर सभी में 2-2 के औसत के हिसाब से वापस बांटे तो बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है, अगर उसने 12वीं रन पारी के रन को जब जोड़ा गया 11वीं पारी के औसतों के बाद में, तो वो क्या हुआ कि उस वह रन इतने अधिक थे 11वीं पारी के औसत से कि वह जोड़ने के बाद वापस से 2-2 में बंट गए और औसत में 2 की वृद्धि, औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि रनों में सब में 2 की वृद्धि हो रही है, सब में वृद्धि हो रही है, तो कितने लोगों में हो रही है, 2 के हिसाब से 12 लोगों में हो रही है। मतलब उसने 12वीं पारी में 11वीं की औसत यानी अक्स के से भी 2 के हिसाब से 12 लोगों में बंट सके, इतने रन ज़्यादा बनाए। तो लेकिन उसने 12वीं पारी में रन कितने बनाए थे, कुल 63। अक्स प्लस 24 की वैल्यू कितनी आ गई 63, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इसे घटा देंगे कितनी आ जाएगी 39, शायद 39 आ रही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो 12वीं पारी के बाद औसत कितना था। 12वीं पारी के बाद औसत की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2 यानी 41। समझ में आया क्वेश्चन, एक बार वापिस समझा देता हूँ कि अगर उसमें 11वीं पारी तक माना हमने औसत अक्स था और 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 2 की वृद्धि होगी। अगर वो 12वीं पारी में 80 रन बनाता तो उसके औसत में कोई वृद्धि नहीं होती। ठीक है, लेकिन उसमें उसने अक्स से इतने ज़्यादा रन बना दिए कि वह अक्स लेने के बाद में सभी में 2-2 के हिसाब से और बांट सके। औसत का यही तो मतलब हुआ कि सभी में बराबर बांट रहे। तो उसने अक्स से बल्कि इतने ज़्यादा रन बनाए कि वह अगर 2-2 के हिसाब से 12 लोगों में वापस बांट दे तब उसकी वैल्यू बराबर होगी। तो उसने अक्स प्लस 2 × 12 रन बनाए। तो लेकिन एक्चुअली में 12वीं पारी में उसने रन कितने बनाए थे 63, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 39। और सेकेंड मेथड से आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि 11वीं पारी में अक्स रन बनाए तो कुल रन कितनी होगी 11वीं पारी की 11 अक्स प्लस 12वीं की 13 अक्स 63, इनकी कुल वैल्यू है एक्स प्लस 2 के हिसाब से औसत से 12वीं रन हो। तो 11 अक्स प्लस 63 की वैल्यू कितनी आ गई 12 अक्स प्लस 24। यहाँ से एक्स को इधर ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 63 माइनस 24, ये भी वैल्यू आ गई 39। पारी पारी का औसत किया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
10 नंबर क्वेश्चन कहता है 13 कुर्सियों तथा 5 मेजों का कुल मूल्य 8,280 रुपये। यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1,227 रुपये है तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य बताओ। 13 कुर्सी है और प्लस 5 मेज है। 13 कुर्सी तो 5 मेजों का कुल मूल्य कितना दे रखा है हमें? 8,280 रुपये दे रखा है। फिर क्या कह रहे हैं, यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1,227 है तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य बताओ। मेज का औसत मूल्य कितने दे रखा है? 1,227। तो हमें ज्ञात क्या करना है? कुर्सी का औसत मूल्य क्या है? प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य बताओ। हमें क्या पता चला, माना हमने क्या माना कि कुर्सी का औसत मूल्य कितना है? अक्स है। क्या हुआ? 13 से सभी कुर्सियों का कुल मूल्य आ जाएगा 13 अक्स प्लस 5 मेजों, अगर एक मेज का औसत मूल्य 1,227 है तो 5 मेज का कुल मूल्य कितना आ जाएगा? 1,227 से गुणा कर देंगे। लेकिन सभी का औसत कुल मूल्य कितना है? 1,280। 13 अक्स प्लस ये आ गया 6135। 6135 की वैल्यू कितनी है? 8,200। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो 13 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8,200 से माइनस 335। 13 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या गया? 2,145 345। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक बार गया 7 53 73, एक बार गया 8 84 63 78 53 एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 165। मतलब एक कुर्सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 165 रुपये। कैसे आई? 13 कुर्सी और 5 मेजों का मिलाकर कुल मूल्य कितना था? 8,280 रुपये था। लेकिन हमें एक मेज का औसत मूल्य कितने दे रखा है? 1,227। और एक माना, फिर हमने क्या किया? कुर्सी का औसत मूल्य हमने एक्स मान लिया। तो 13 एक का अगर एक्स है तो योग के सूत्र से 13 का कितना हो जाएगा? 13 एक्स। एक का अगर मेज का औसत मूल्य 1,227 है तो 500 मेजों का हो जाएगा। सभी का कुल मूल्य इक्वल कर देंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 39 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या 0 से अधिक हो सकती है? हमारे पास 39 संख्या है, इनकी एवरेज कितना है? एवरेज है इनका 0। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 39। एवरेज कितना है? 0। तो योग कितना होगा? हम जानते हैं कि एक तो सीधा देख लो, सम कितना होता है। हमने पढ़ा है कि सम क्या होता है? एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना होता है? 0 इंटू 39। मतलब हमें पता है कि सम हमारे पास 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे या उनका योग करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, तभी हमारा एवरेज 0 होगा। ठीक है, लेकिन वो 0 पॉसिबल कैसे हो सकता है? तब हो सकता है जब या तो कुछ संख्याएं पॉजिटिव हो या कुछ संख्याएं नेगेटिव हो। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनमें से अधिकतम कितनी संख्या 0 से अधिक हो सकती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम कितनी संख्या पॉजिटिव हो सकती है। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे 0 आ रहा है और अगर हम ले लें कि सभी संख्या 0 से कम है, मान लो सारी संख्या नेगेटिव है 39। अगर सारी संख्या नेगेटिव है, सॉरी, हमने माना कि सभी संख्या अगर पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ी, अगर सभी संख्या पॉजिटिव है तो उनका योग पॉजिटिव आएगा। अगर योग पूरा पॉजिटिव आएगा तो योग 0 होगा ही नहीं, और योग 0 नहीं होगा तो औसत 0 नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कम से कम एक संख्या में ऐसी यहाँ पे लेनी पड़ेगी 0 से लेफ्ट साइड में, यानी 0 से कम नेगेटिव नंबर है। कम से कम में एक ऐसा नंबर हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा जो बाकी सभी को मिलाकर, इन सभी 38 यानी 38 बच के ना, उन सभी के योग को इक्वल करे। मतलब एक नंबर हमें एक माइनस में एक ऐसा लेना पड़ेगा जब हम इन सभी 38 का योग करेंगे तो उसके इक्वल हो, तभी हमारा एवरेज सम 0 होगा, और सम 0 होगा तो एवरेज 0 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम 38 नंबर्स ही 0 से अधिक हो सकते हैं। समझ में आया क्या? अगर सारी संख्याओं का योग एवरेज 0 है तो योग कितना होगा? 0 हो जाएगा।
योग 0 तभी पॉसिबल है जब या तो उसमें से कुछ संख्या पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो। क्वेश्चन क्या पूछना चाह सकता है कि अधिकतम पॉजिटिव कितनी हो सकती है। तो अधिकतम पॉजिटिव रखने के लिए हमें कम से कम एक संख्या ऐसी रखनी पड़ेगी जो नेगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक नेगेटिव रखेंगे तभी तो पॉसिबल होगा ना कि बाकी सभी 38 संख्याओं के योग के इक्वल एक संख्या हो और वो सम 0 हो जाए। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12 आप करो कोशिश। तो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए तो सही औसत बताओ। एक विद्यालय में मान लो या फिर एक क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट्स थे जिनके एवरेज अंक कितने थे? 68 थे। कितने थे? 68। लेकिन क्या हुआ यदि 2 विद्यार्थियों के अंक गलती से क्या हुआ, 2 विद्यार्थियों के अंक कितने थे? 84 और 46। उनको गलती से क्या लिख लिया गया? 48 और 64। तो सही औसत बताओ। जब हमने 40 स्टूडेंट्स के अंकों का योग किया फिर उसका औसत निकाला तो औसत हमारे के पास कितना आया? 68। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें से 40 में से 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके अंक तो एक्चुअली में कितने थे? 84 और 46। लेकिन हमने जोड़ क्या लिए? 48 या और 64। अब हमें पता हो कि सही औसत क्या होगा। तो या तो हमने कम जोड़ लिया या फिर ज़्यादा जोड़ लिया। तो वो कैसे पता चलेगा? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ? ये हो जाएगा 130। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी 114। इसका मतलब हम क्या समझे कि हमें जोड़ना योग में चाहिए था 130 और जोड़ हमने कितना लिया? 114। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने योग को कम जोड़ा है। अब कितना कम जोड़ा है हम पता करते हैं। तो हमने पता किया कि हमने योग को 16 कम जोड़ा है। ठीक है, अगर टोटल नंबर हमारे अगर संख्या हमने सही पढ़े होते शुरुआत में तो हमारा टोटल नंबर 16 बढ़ जाता। अगर हमारा टोटल नंबर 16 बढ़ जाता तो हमारा एवरेज बढ़ता। कितना बढ़ता? ये 16 टोटल नंबर सभी में 40 स्टूडेंट में बराबर का बढ़ जाता। कितना आता? ये आ जाता 40। लोगों में बढ़ता, 4 से काटेंगे तो 4/10.4। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? ये कितने हो जाएगा? 120 20 और ये कितने? 112 है यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा। की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 18 आ जाएगी। 2 से कटेगा 20 और 9 जाएगी। तो एवरेज कितना हो जाएगा? रियल एवरेज होगा 68 प्लस 0.45 यानी हो जाएगा 68. यहाँ पे एवरेज बढ़ क्यों रहा है ये आप समझ पाए, क्योंकि एवरेज इसलिए बढ़ रहा है कि एक्चुअली में संख्या तो हमें ये लेनी थी जिनका योग है 130, लेकिन गलती से हमने क्या ले लिया? संख्या हमने ले ली 112, ये 2 जिनका योग है 112। तो हमने क्या किया कि जब हमने योग किया तो हमने 2 गलत संख्याओं की वजह से हमारी योग में कमी आ गई। कितने की कमी आई हमारी योग में? 18 की कमी आ गई। अगर एक्चुअली में हमने सही संख्या ली होती तो योग हमारा 18 ज़्यादा आता। अगर योग हमारा 18 ज़्यादा आता तो औसत हमारा ज़्यादा आता। क्यों आता? कि जितना योग बढ़ेगा वह सभी में औसत के रूप में बराबर से बढ़ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर योग सही होता, संख्या सही होती तो योग 18 ज़्यादा आता और 40 लोगों में बराबर में बढ़ता। किस हिसाब से बढ़ता? 0.45 के औसत के हिसाब से ज़्यादा होता। तो रियल औसत कितना होता? 68.5। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़ो। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चॉइस ये 13 नंबर है। 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया। औसत योगदान 50 रुपये था। मतलब 24 छात्र थे, उन्होंने दान के लिए धन एकत्र यानी मतलब जो भी शामिल किया उसमें से उनका औसत योगदान कितना था? 50 था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है?
उनके शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान दिया। अब औसत योगदान 56 रुपये है, तो शिक्षक ने कितना धन दिया? शिक्षक ने धन का योगदान दिया, मतलब अब कितने हो गए? एक हो गया टीचर। 25 लोगों ने औसतन कितना धन दिया? 56 के हिसाब से। अब पहले क्या हो रहा था, जब सिर्फ 24 स्टूडेंट ने धन को एकत्र किया तब यो एवरेज कितना आ रहा था? 50 आ रहा। लेकिन एक स्टूडेंट एक टीचर के जुड़ते एवरेज में सीधे 6 की वृद्धि हो गई। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? अगर टीचर भी मान लो, हमने माना अगर टीचर भी ने भी 50 ही रुपये धन दान दिया होता तो एवरेज में कोई वृद्धि होती नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि पहले 24 लोगों का एवरेज 50 था। लेकिन टीचर क्या कर रहा है? वह टीचर धन ज़्यादा दान दे रहा है। वह कितना ज़्यादा दे रहा है? अगर उसने 50 तो दिए ही दिए, लेकिन उसने इतना ज़्यादा दिया कि अब वो 50 उसके अलग करने के बाद में उसको धन को 6 के औसत के हिसाब से सब लोगों में बांट सके। उसने कितना ज़्यादा दिया? 6 के औसत के हिसाब से कितने लोगों में बंट रहा है? 50 लोगों में। कितने आगे? 50 + 150 यानी 200। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि टीचर ने एक्चुअली में कितने रुपए धन दिया? 200 रुपये। कैसे आया? समझो आप, अगर हमारे पास सिर्फ 24 स्टूडेंट थे तब हमारा एवरेज धन कितना था? 50 रुपये। लेकिन एक टीचर के जुड़ने की वजह से एवरेज में कितनी वृद्धि होगी? 6 की, यानी 56 हो गया। अगर टीचर ने भी 50 ही रुपये दिए होते तो एवरेज में कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि टीचर उस धन ज़्यादा दे रहा है। वो कितना ज़्यादा दे रहा है? वह इतना ज़्यादा दे रहा है कि वह उसके 50 को अलग करने के बाद में भी उस धन को सभी लोगों में 6 के औसत के हिसाब से 6 के औसत की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 के औसत के हिसाब से सभी लोगों में धन बंट रहा है। अगर सभी लोगों में धन बंट रहा है तो कितने लोगों में बंट रहा है? 25 लोगों में। तो इस वजह से 25 लोगों में बंट रहा है ना। तो 25 लोगों में 6 के औसत के हिसाब से बंट रहा है, तो कुल धन कितना हो जाएगा? 50 + 150 यानी 200। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर ने 200 रुपये का दान दिया। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? 60 छात्रों के परिणामों का औसत 38 है। यदि पहले 22 छात्रों का औसत 36 है और पिछले 32 छात्रों का औसत 32 है, तो शेष छात्रों का औसत कितना होगा? क्वेश्चन क्या कहता है? 60 स्टूडेंट्स का परिणाम है, उनका औसत कितना है? 38 है। फिर क्या कहता है? यदि पहले 22 यानी पहले 22 इनका औसत कितना है? 36 और अंतिम 32 का औसत कितना है? अंतिम 32 छात्रों का औसत 32 ही है। ठीक है, तो शेष छात्रों का औसत बताओ। शेष कितने बच्चे हैं हमारे पास? 22 और 32 कितने होंगे? 54 यानी 6। शेष 6 का औसत ये ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 60 स्टूडेंट्स का औसत अंक कितने थे? 38। पहले 22 के 36 थे, अंतिम 32 के 32 थे, तो शेष यानी 6 बच गए, उनके औसत बताओ। तो हमने माना इन 6 के औसत कितने अक्स है। ठीक है, पहले 22 के 36 है, तो 22 का कुल कितना हो जाएगा? 22 × 36। 32 लोगों में 32 है, 32 का कुल योग कितना हो जाएगा? 32 × 32। 6 के एक्स है तो कुल योग कितना है? 6 एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38 × 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें से हम 4 से कट रहा है तो पहले 4 से काट देंगे, तो 22 × 9 + 8 × 32 प्लस यहाँ पे कट नहीं रहा है 3x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38 × 50। अब इसको गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 198 प्लस यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 16 1 24 1 25 2 56 प्लस 3x/2 यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 15 × 120 असल की 12 45 और 12 37 57 570। तो 3x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 570 में से ये घटा देंगे, कितने है ये? तो 200 करे 254 454। तो 570 में से 454 गए तो कितने बच्चे? 16 116। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे x की आ जाएगी 116 × 2/3। ठीक है, तो 116 × 2/3 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 3
20 पॉइंट में आएगा, 73 पॉइंट कुछ आ रहा है, आप नोट कर ले लो क्या आ जाएगी वैल्यू 73 पॉइंट। ठीक है, कैसे आई मैं समझा देता हूँ। 60 स्टूडेंट्स के औसत अंक कितने हैं 38, यानी सभी स्टूडेंट के औसत अंक 38 है, लेकिन पहले 22 के औसत अंक 36 है, अंतिम 22 के औसत अंक 32 है, शेष 6 के औसत अंक हमने मान लिया। सभी के औसत कुल कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, और टोटल हमें कितने दे रखा है इतने। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर है। तो पहली संख्या में दे रखा है 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 संख्या हमने माना A B C और D है। फिर क्वेश्चन क्या, इनका औसत 30 है, इनका औसत 30 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा 120। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं 4 है, हो जाएगा ना 120। फिर क्या कहता है, और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर है। ए क्या है, ए है B प्लस C प्लस D के योग के 1/3 के बराबर है। ठीक है, 1/3 के बराबर, तो पहली संख्या क्या है। अब हमने क्या देखा, ए की वैल्यू इन सभी के योग के 1/3 के बराबर है, तो यहाँ से क्या निकलेगा B प्लस C प्लस D की वैल्यू की क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। फिर हमने क्या किया, ए को ले लिया, और हमने पहले क्या देखा था, इन 4 का औसत अगर हमारे पास 30 है तो इनका योग कितना निकाला था हमने 120। तो यहाँ पे ए और बाकी 3 की हमने वैल्यू कितनी निकाली 3 है, तो 3 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, और ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 120, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 30, आंसर आ गया 30। समझ में आया कि अगर 4 की औसत वैल्यू हमारे पास 30 है तो सम कितना हो गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 4 है, एवरेज 30 है, सम हो गया 120। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की वैल्यू बाकी 3 की वैल्यू के योग के 1/3 के बराबर है, तो इन 3 का योग कितना हो जाएगा 3a के इक्वल हो जाएगा। हमने चारों का योग कितना निकाला था 120, इसको इक्वल करने के लिए a ले लिया, और यहाँ पे B प्लस C प्लस D की वैल्यू क्या है 3 है, तो 4a की वैल्यू हमारे पास 120 आ गई, तो a की वैल्यू आ गई 30। 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 3 धनात्मक संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 17, 3 धनात्मक संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2349 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, 3 संख्या हमारे पास मान लिया हमने A B और C है, तो संख्या धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है तीनों, 2 3 और 4 के अनुपात में, इनका रेशियो क्या है 2:3:4। ठीक है, और उनके वर्गों का योग कितना है 2349 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत ए और बी का औसत ज्ञात करना। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ए और बी की योग की। जब हमारे पास तीनों वैल्यू रेशियो में है तो हम क्या करेंगे, रेशियो को x मान लेंगे, यानी ए हो गया 2x, बी हो गया 3x और सी हो गया 4x। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, मतलब क्या हुआ, इनके वर्ग का योग क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2349, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो 25 और 4 29x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें भाग देंगे 29 में जाएगा, 30 से 7 3 21, 7 2 20, 7 3 21 बार जाएगा, फिर बच्चा क्या 7 3 21 210 और 203 31 बच गया, और 31 319 में 29 कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर 8 बार 73 से 2 बच गया गुण 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। हमारे पास x की वैल्यू 9 आ गई,
तो अगर हमारे पास संख्या रेशियो में 2x 3x 4x है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x यानी 2 × 9 18 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x यानी 3 × 9 कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा 18 और 27 कितना हो गया 45। तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा एवरेज क्या हो जाएगा 45 × 2 कितना आ गया वैल्यू इसकी 22.5 यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्वेश्चन कि ए बी व सी तीन संख्याएं 2 और 3 और 4 के रेशियो में दी जा चुकी है। तो हमने क्या किया रेशियो को x से डिफाइंड किया 2x 3x 4x बन गई। फिर क्या कह रहा है कि अगर इन संख्याओं के वर्गों का योग जैसे 2x² 3x² और 4x² का योग 2349 है तो यहाँ से हमने क्या किया x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 9। अगर x की वैल्यू 9 है तो a हमने क्या डिफाइंड किया था 2x, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। पहली दो संख्याओं a और b का औसत निकाला तो उनका योग कितना हो जाएगा 45। औसत निकालेंगे इसमें 2 का भाग दे देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 2। ठीक है 18 क्वेश्चन करो। ठीक है 18 क्वेश्चन क्या कहता है 7 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी। 18 क्वेश्चन क्या कहता है 7 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे यानी हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड इनकी औसत एज कितनी थी 42 थी। ठीक है और 9 वर्ष पहले पति और बच्चे की औसत एज औसत आयु 36 वर्ष थी। तो वर्तमान में पति की आयु क्या है 9 वर्ष पहले वाइफ और चाइल्ड की औसत एज 36 थी तो पति की वर्तमान एज में। तो हमने इससे क्या निकाला निष्कर्ष कि 7 वर्ष पहले जब इन तीनों की औसत एज 42 थी तो उन तीनों की कुल एज कितनी थी। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 3 तो कुल कितनी आ जाएगी 7 वर्ष पहले 42 × 3 यानी आ जाएगी 126 वर्ष। ठीक है अगर 7 वर्ष पहले 126 थी तो वर्तमान में इन तीनों की कितनी हो जाएगी। अगर 7 वर्ष पहले इन तीनों की कुल एज 126 थी तो हर 7 वर्ष बाद यानी वर्तमान में अभी क्या हुआ है कि इन तीनों की बराबर से 7 वर्ष आयु बढ़ी है। तो एक की 7 वर्ष बढ़ी है तो 3 की कितनी बढ़ जाएगी 21 वर्ष। अभी वर्तमान में इन सभी की कुल एज कितनी हो जाएगी 7 147। फिर सेकेंड फॉर्म क्या कह रही है इन दोनों से ये कह रही है फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगी सेकेंड फॉर्म क्या कह रही है 9 वर्ष पहले वाइफ और चाइल्ड की औसत एज कितनी थी 36। तो 9 वर्ष पहले इनकी कुल एज कितनी थी 36। दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है अभी 2 है आगे 72 वर्ष। अगर 9 वर्ष पहले उनकी 72 थी तो अभी वर्तमान में उनकी क्या हुआ है 9 ईयर दोनों की बढ़ी है। दोनों की एज 9 ईयर बढ़ी है तो कुल एज कितनी बढ़ गई है दोनों की 18। ये कितने हो गया 90 वर्ष। हमने क्या निकाला है कि हमने फॉर्म 1 फॉर्म 2 बनना चाहिए। ठीक है फॉर्म हमने 1 में क्या देखा कि अगर 7 वर्ष पहले तीनों की औसत एज 42 थी 7 वर्ष पहले तीनों के कुल एज कितनी थी 126 वर्ष। अगर तीनों की 7 वर्ष पहले 126 थी तो वर्तमान में क्या हो जाएगी तीनों की 7 वर्ष बढ़ी है तो 21 वर्ष बढ़ गई और कुल हो जाएगी 143 वर्ष। फिर क्या कह रहा है सेकेंड अगर 9 वर्ष पहले वाइफ और चाइल्ड की औसत एज 36 वर्ष थी तो इनकी कुल एज कितनी थी 72 वर्ष। अगर दोनों की 9 वर्ष पहले 72 वर्ष थी तो दोनों की अभी वर्तमान में 9 वर्ष यानी बढ़ी है तो 18 बढ़ गई दोनों की एज कितनी हो जाएगी 90 वर्ष। फिर हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो वर्तमान में पति की कुल एज क्या है। वर्तमान में तीनों की कुल एज कितनी है 147 और वाइफ और चाइल्ड की कुल एज कितनी है 90। तो पति की कितनी हो जाएगी वर्तमान में हस्बैंड की एज कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 147 माइनस 90 कितनी आ जाएगी 57 वर्ष। यानी वर्तमान में पति की आयु कितनी है 57 या 57 वर्ष। ऑप्शन नंबर 37 आ रहा है। ठीक है
आ रहा है 57। आपने करेक्शन कर लेना, साइड में शायद आपको 37 दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हो रहा है 57 ही आएंगे, कुछ मिस प्रिंटिंग हो चुकी है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 19 का क्वेश्चन पढ़ो आप। 19 का क्वेश्चन कहता है किसी खिलाड़ी का 15 पारियों का निश्चित औसत है। एक खिलाड़ी है, उसने 15 पारी खेली, 15 पारी, उसका माना हमने औसत माना कितना, अक्स है, माना एवरेज कितना है, अक्स है। फिर क्या कर रहा है, 16वीं पारी में वह 120 रन बनाता है। 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 120 रन बनाए, ठीक है, रन बनाता है, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है, तो नया औसत। अब 16वीं पारी के बाद में उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है, तो औसत कितना हो गया, अक्स प्लस है। हमने क्या पढ़ा कि 15वीं पारी तक उसका औसत हमने क्या, अक्स माना, लेकिन 16वीं पारी में 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत क्या है, 6 रन बढ़ जाता है। अगर वह 16वीं पारी में 80 रन बनाता, सपोज करो आप, अगर 16वीं पारी में 80 रन बनाता, तो उसके औसत में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन वो एक्चुअली में बना कितना रहा है, अक्स से इतना अधिक बना रहा है कि वह 6 के औसत के हिसाब से सभी में बराबर बांटा जा सके। बहुत से क्वेश्चन कर लिए आप समझने, अभी तो आप समझ ही जाओगे कि वह 6 के हिसाब से अगर वह 16 लोगों में वापस से बांटे, उसने इतने अधिक रन बनाए। उसने एक्चुअली में रन कितने बनाए, 120, अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 माइनस 96, यानी आगे 20, ठीक है। हाँ सॉरी, तो नया औसत 16वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा, बाद औसत कितना हो जाएगा, 20 अक्स प्लस 6, यानी ये 15वीं पारी तक का औसत है, वैल्यू है ये, ठीक है। तो आपने क्या समझा, अगर 15वीं पारी तक उसने मान लो अक्स के औसत के हिसाब से रन बनाए और 16वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे क्या हुआ, उसके औसत में 16वीं पारी के बाद 6 रनों की वृद्धि होगी। अगर वह 16वीं पारी में भी 80 रन बनाता, तो उसके औसत में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन उसने एक्स से इतने अधिक रन बनाए हैं कि वह जब उस योग को सभी में बराबर बांटते हैं, तो एक 6 के औसत के रूप में बनता है। अगर एक में 6 बढ़ रहा है, तो सभी में कितना बढ़ेगा, 16 में 96 बढ़ जाएगा, और अक्स अगर उसने बनाए होते तो कुल कितना बढ़ेगा, 120 के बराबर हो जाएगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96। तो अगर अक्स की वैल्यू 96 है, तो 16वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, अक्स प्लस 6, यानी 24 प्लस 6, यानी 30, सॉरी एक्स की वैल्यू 96 नहीं 24, ठीक है। बीस बीस का क्वेश्चन पढ़ो। क्या कहता है, 20 10 संख्याओं का औसत ए है, यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से सी घटाया जाता है और 10वीं संख्या से सी -1 घटाया जाता है, तो नया औसत क्या बनेगा। हमें दे रखा है कि 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सभी 10 संख्या है जिनका औसत कितना है, सी है, क्या ए है, सॉरी ए है। फिर क्या कहता है, यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से सी घटाया जाता है। अगर 10 संख्याओं का औसत ए है, तो 10 का कुल योग कितना हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि 10वीं को छोड़कर बाकी सभी से सी घटाया जाता है, यानी 9 संख्याओं से सी घटाया जाता है, तो कुल कितना सी घटेगा 9 संख्याओं से, 9 इंटू सी, ठीक है। फिर क्या 10वीं संख्या से क्या घटाया, सी -1 घटाया जाता है, प्लस सी -1, इतना हमने कुल में से घटा दिया, तो कुल कितना घटाया, 10c -1। हमारे पास पहले कुल योग कितना था, 10a था, लेकिन हमने अभी क्या किया है, 10c -1 घटा दिया है। तो नया औसत बताओ, तो अब औसत कितना हो जाएगा, 10a -10c +1, ये हमारे पास योग बच गया, ठीक है। अगर ये हमारे पास योग बच गया, तो औसत कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है, तो a -c +1 बट्टा, ठीक है, 0.1 आंसर आ गया।
ए माइनस सी प्लस 1/10। समझ में आया क्वेश्चन? अगर 10 संख्याओं का औसत हमारे पास ए था तो उनका कुल कितना हो जाएगा 10। लेकिन क्वेश्चन क्या कराया गया, पहली 9 संख्याओं में से तो सी घटाया गया है, अगर प्रत्येक में से सी घटाया तो कुल कितना सी घटा 9c। फिर क्या कह रहा है 10वीं संख्या से क्या घटाया गया है c माइनस 1 है, तो 9 से 9c और 10वीं से c माइनस 1, तो कुल कितना घटाया गया 10c माइनस 1। अगर हमारे पास कुल योग 10 था 10a था तो अभी कितना हो जाएगा 10a में से 10c माइनस 10 इसको घटाएंगे, ठीक है। फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास टोटल योग होगा। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 10 है तो नया औसत कितना हो जाएगा a माइनस सी प्लस 1/10, ठीक है। ओके दोस्तों, अब बाकी सभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये आपकी एक एवरेज की क्लास और होगी शायद प्रैक्टिस की प्रीवियस ईयर की, ठीक है। थैंक यू, जुड़े रहिए चैनल के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। ओके।